आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, कराची उरूसुल बिलाद लगभग 3 से 4 करोड़ की आबादी का शहर है और इसका दिल जो है वो है लियारी। लियारी एक ऐसा इलाका है जहाँ से बड़े बड़े गौहरे नायाब निकले। आज हमने लियारी को फोकस किया है। आज हम लियारी पर बात करेंगे, लियारी के मसाइल पर बात करेंगे, लियारी के वसाइल पर बात करेंगे, यहाँ के लोगों पर बात करेंगे। इस सिलसिले में आज मैंने अपने स्टूडियो में जहमत दी है बलोच इत्तेहाद तहरीक अमन दोस्त के चेयरमैन आबिद हुसैन ब्रोही को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेक्रेटरी जनरल बलोच इत्तेहाद तहरीक अमन दोस्त इसाक शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है लियारी के हवाले की, लियारी की आबादी सबसे कदीम आबादी और आज हम 2024 में बैठे हैं। कितने मसाइल हल हो गए और कितने बाकी हैं? पहले तो मंसूर साहब आपका शुक्रिया कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, आपने हमें दावत दी और कुछ कहने का मौका फराहम किया। अब थैंक यू। रही बात आप सवाल आप कर रहे हैं, देखिए मसाइल हल उस वक़्त होते हैं कि संजीदगी से हल किए जाएं। एक तो बुनियादी बात ये है, एक चीज़ होती है कि एक न्यू कंस्ट्रक्शन से न्यू आबादी, नई आबादियाँ, चूँकि लियारी क़याम पाकिस्तान से भी 200-150 साल, जी बिल्कुल 200 ऐसा साल पुराना ऐसा ही है। अब आप उसको कितना रेनोवेट करेंगे, कितना उसको कहते हैं ना फाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस छोटे से एरिया को जो कि तकरीबन उसमें 1800 या 2000 एकड़ पे है तकरीबन, ठीक है, इसमें इन्होंने कोशिश तो बहुत की है कि काम होने चाहिए, लेकिन जितने भी काम हुए हैं वो बग़ैर हिकमत अमली के हुए हैं। सही है ना? उसका नतीजा ये निकला है, नतीजा यानी कुछ नहीं निकला। एक तो ये कि पहले ग्राउंड +2 होते थे लियारी में किसी ज़माने में, बल्कि ग्राउंड के ही घर होते थे, बहुत कम इक्का दुक्का। चाकीवाड़ा के एरिया में एक मोहम्मद अली की बिल्डिंग होती थी जिसमें सायरन लगता था, पूरे लियारी और अतराफ़ के लोगों तक आवाज़ जाती थी। आज सूरत हाल ये है कि लियारी में 6 से 7 मंजिला इमारतें बन चुकी हैं। जो ये आयराज बिल्डिंगें बनने से क्या नुकसान हुआ है कि जो आबादी का जो तनासब है वो स्पीड से बढ़ गया। अब जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मतलब जो सिविक मामलात हैं, पीने के पानी का है, गैस का है, बिजली का है, हर चीज़ वो मल्टीप्लस होते बढ़ते ये मसाइल। कंक्रीट का जंगल तो पूरा कराची हो गया है। सिर्फ एक लियारी की बात नहीं है, कंक्रीट के जंगल में तो पूरे कराची को तब्दील किया जा रहा है। लेकिन फ़र्क है, देखिए ना, एक एरिया होता है वो फैला होता है। ये एक ही, मैंने जैसे कि ना 1800 से 2000 एकड़ में की जगह को 1800 से 2000-2100 एकड़ की जगह बस को, वही बात है, हमसाए मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। हाँ, बस इसी तरह है जिसकी वजह से जो हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम हल कैसे होंगे शहजाद साहब? सर, इसमें सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि प्रॉब्लम इस तरह लोगे कि जो इक़्तिदार में जाएंगे लोग, उनमें मुखलिसी होनी चाहिए। जब तक मुखलिसी ना हो कभी भी हल नहीं होंगे मसाइल। ये अलमिया तो सिर्फ लियारी का नहीं है, ये अलमिया तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का मसला ज़रूर है, पाकिस्तान का अलमिया ज़रूर है, लेकिन लियारी जो 68 से लेकर टिल टुडे आज तक ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है। जब पीपल्स पार्टी का गढ़ है तो पीपल्स पार्टी के ही लोग मुंतखब होकर वहाँ पर जाते हैं, ऐवानों में यही लोग जाते हैं। इस वक्त लियारी की एक कौमी असम्बली की सीट है, 3 सूबाई असम्बली की हैं और मेरा ख्याल है 13 यूसीज हैं तकरीबन। अब इसमें जो लोग मुंतखब हुए हैं वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? इसमें एक तो MNA जो है वो पीपल्स पार्टी का है, ठीक है, 2 MPA पीपल्स पार्टी का है और एक जो है आपका PTI का है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर यह है कि ये लोग अगर संजीदा हो जाएं, देखिए पीपल्स पार्टी के ऊपर की सतह पर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर कोई अगर ऐसी बात है तो वहाँ मेरे ख्याल में सखी है, वहाँ पर जो बजट देने में कोई भी खदगन नहीं है लियारी को। ठीक है। लेकिन निचली सतह पर जो मामलात हैं वो मामलात ऐसे हैं कि सिर्फ फाइलें भरी जाती है और काम यानी कि नज़र ही नहीं आने वाले हैं।
अब इस सूरत हाल में जो है लियारी वही खंडर का खंडर है। अगर जो है 7 अरब जो है बजट दिया गया लियारी को, 7 अरब मुख्तलिफ मद में दिए गए, तो वो 7 अरब कहाँ खर्च हुए कुछ पता नहीं। खंडरात अभी तक अपनी जगह पर है। सिर्फ ये है कि आप रोड को ब्लैक करके जो है ये तासुर दे दें कि जी हमने सड़क बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि लियारी में अगर कोई काम हुआ है तो किस नौयत के काम हुए हैं। आया लियारी को कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया? प्रीवियस दौर में आसिफ जरदारी साहब जब आपके सदर पाकिस्तान थे तो लियारी में मेडिकल कॉलेज, लियारी यूनिवर्सिटी, ये दो चीजें हमें मिली है। उसके बाद लियारी को क्या मिला है? उसके बाद लियारी को कुछ नहीं मिला, बल्कि लियारी को बजट दिए गए तरक्याती कामों की मद में। तरक्याती कामों की मद में जब बजट दिए गए, आया वो बजट यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं? ये तो इनके सीनियर जो है लीडर हैं उनको देखना चाहिए कि आया जो पैसे हमने दिए हैं वो पैसे लियारी पर खर्च हुए हैं तरक्यात के मद में या नहीं हुए हैं, ये उनको देखना चाहिए। अगर वो देखते तो मेरे ख्याल में लियारी को इतने पैसे मिले हैं कि लियारी वाकई आज पेरिस बन चुका होता। प्रॉब्लम जो इसाक शहजाद साहब बता रहे हैं कि क़यादत, यानी अगर हम यहाँ से शुरू करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लियारी या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लियारी, आज क़यादत पैसे दे रही है इसी बात को ओन करने के लिए कि लियारी पीपल्स पार्टी का है। लेकिन बताया ये गया कि निचली सतह पे जैसे जैसे फंड्स आते जाते हैं वो कहीं जेबों में जाते अच्छा, अलमिया तो पूरे पाकिस्तान का है। बलूचिस्तान में तो बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो लोगों के सेक्रेटरीज के घर से बरामद बेशक। लियारी के अवाम ने इस बात पर कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात आगे नहीं पहुंचाई जाती। जो लियारी के नुमाइंदे हैं वो मुकदमा क्यों नहीं लड़ते हैं? देखें साहिर साहब, मसला ये है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में लियारी वाहिद इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है, सबसे ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है, सबसे ज़्यादा यहाँ के जो पॉलिटिकल सेंस रखने वाले, जो सियासी शऊर रखने वाले लोग, वो अपने मामलात पर आवाज़ उठाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुनवाई कहाँ से हो, कहाँ से इंसाफ हो। आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि क़याम पाकिस्तान के ठीक 11 साल बाद एक आमिर ने हुकूमत करना शुरू किया, ये तो आप भी जानते हैं जनाब। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। आज सूरत हाल ये है कि आपकी अदालतें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आज सिलसिला ये कि कोई चीज़ किसी के काबू भी नहीं। ये वो जो मुल्क जिस जगह पर आ गया है तो इस जगह पर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आज भी अगर हम इसकी रोकथाम करें, बंद बांधें, तो गुफ्तगू हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करना चाहिए, इस तरफ आते हैं। देखिए ना, बात यह है कि करना तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कैसे करेंगे बताएं? कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अपनी आवाज़ आप ऐवानों तक पहुँचाएं। ठीक है, आपकी लीडरशिप जो है ना आपकी आवाज़ पहुँचाए। अगर वो प्रॉपर तरीके से आपके मसले का हल ना निकालें, मिसाल के तौर पर एक ज़माने में अनवर भाईजान के दौर में हमने प्रोटेस्ट किया, शोर मचाया। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, 80 से 90s की बात, कि भी हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें ये चीज़ें हमारी ज़रूरत है, हमें लॉ कॉलेज चाहिए, हमें कैडेट कॉलेज चाहिए। आज ये सूरत है कि पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ें दी हैं, लेकिन जो दी हैं तो उसके अंदर जो बजट या फंड सैंक्शन होता है उसकी स्क्रूटनी करना भी उन्हीं का काम है। बिल्कुल ठीक। हम अगर उसको निशानदेही करते हैं तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, उसकी रोकथाम क्यों नहीं होती है? आप एक जो है एक सेवरेज लाइन के लिए करोड़ों रुपए का फंड मौजूदा गवर्नमेंट उनको देती है, वो फंड सैंक्शन हो भी जाता है तो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लियारी में नहीं लग रहा है। लियारी में लग रहा है, सब जमीन के अंदर जा रहा है। अब इस वक्त लियारी का कोई रास्ता आपको ना साफ सुथरा मिलेगा, ना आपको जो है ना वो ऐसा मिलेगा कि आप कह सके कि इस पर इत्मीनान से चला जा सके। गैस मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने तो तबाही मचा दी, के इलेक्ट्रिक ने तो वो हद कर दी है कि आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। कितने घंटे की लोड शेडिंग है आपके पास? 16 से 18 घंटे। अल्लाहु अकबर। 18 से 20 घंटे भी मैं कह सकता हूँ। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कई लोग इसी गर्मी की वजह से, यानी आप समझ लो कि वो दुनिया से जांफानी से रुखसत हो गए हैं। उसकी वजह ये, एक तो गुंजान आबादी, दूसरी बात ये कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है।
आपने कोई पार्क नहीं छोड़ा है, आपने कोई खेलने की जगह नहीं छोड़ी है, आपने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा है जहां आदमी सुकून से बैठ सके। आपने कंजेस्टेड पार्क एरिया। पार्क और खेलने की जगह का जिक्र किया। इसाक शहजाद साहब, लियारी ने बड़े हीरे दिए हैं पाकिस्तान को। हम बॉक्सिंग की बात करें तो हुसैन शाह से लेकर और अब्बास, उमर बलोच, जान बलोच, ये सब नाम हमारे सामने आते हैं। क्या आज का लियारी का नौजवान खेल से और बॉक्सिंग से, फुटबॉल से दूर तो नहीं हो गया? अब कोई नाम ऐसे निकल के सामने क्यों नहीं आ रहा? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि दूर हो गया। लियारी जो है स्पोर्ट्स की जो है जन्नत है जी, स्पोर्ट्स की जन्नत है और स्पोर्ट्स की नर्सरी भी है लियारी। लियारी ने जो हीरे पैदा किए, आज भी लियारी में बॉक्सिंग के हवाले से हमारी जो है लेडीज जो है फीमेल बॉक्सर भी अब लियारी ने नुमाया की है। और जो है इसके जो है फुटबॉल के हवाले से लियारी की जो है किड्स की जो टीम है, छोटे बच्चों जी की जी टीम जी है, जी जी, जो यानी कि बाहर गए, उन्होंने जो है वहां से चिल्ड्रन, तो उन्होंने वो वहां पर जीत किया है, पाकिस्तान को नाम दिया उन्होंने। सवाल ये है कि आया इनकी हौसला अफजाई होती है या नहीं होती है? हुकूमती सतह पर इनको वो फैसिलिटीज दिए जाते हैं जो दीगर के गेम में दिए जाते हैं। क्रिकेट को ले लें आप, हॉकी को ले लें आप, इन गेमों में जो है अरबों रुपए लग जाते हैं। मैं ये दावे से कहूंगा कि फुटबॉल की टीम, पाकिस्तान की टीम जो है लियारी से बनाई जाए और लियारी जो है सिर्फ और सिर्फ लियारी के बच्चे उसमें हो। आप यकीन करें कि वो जो है इंटरनेशनल जो है फुटबॉल में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सवाल जरूरत इस बात की है कि उनकी पजीराई होनी चाहिए। उनकी पजीराई नहीं होगी तो यही इसी चार दीवारी में वो खेलते रहेंगे और यहीं पर वो जाया हो जाएंगे। उनको आप ग्राउंड दे दें, उनको आप फैसिलिटीज दे दें, वो बच्चे जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए उन्हें मुंतखब करें। आप देखें कि पाकिस्तान के फुटबॉल को वो कहां तक ले जाएंगे। लेकिन अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं की गई तो फिर पाकिस्तान की टीम अगर जहां भी इंटरनेशनल जो है जितने भी उनके खेल हैं फुटबॉल के हवाले से, वो तकरीबन हमेशा पीछे की तरफ है, वो आगे की तरफ कभी भी मूव नहीं कर सकते। इस बात की जरूरत है कि इन बच्चों की पजीराई होनी चाहिए, इन बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, इन्हें मखसूस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की फुटबॉल टीम या पाकिस्तान की जो है बॉक्सिंग के हवाले से या साइकिलिंग के हवाले से आप देखेंगे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। बिल्कुल सही। ये इसी बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रोई साहब। ये कहाँ लैग कर रही हैं चीज़ें, कहाँ हुकूमत सरफे नज़र कर जाती है? जो टैलेंट लियारी में है, और कुछ वजाहत करेंगे कहाँ किस शोबे में हमारे पास ऐसा टैलेंट है? नहीं, टैलेंट तो हर शोबे में है। अच्छा, हर शोबे में। एजुकेशन में आप देखें, सही, आपको मैं आपको बताऊं, आप माहिर इक्तिसादियात आप तलाश करें, आपको लियारी में बेहतरीन मिलेंगे। आप सोच नहीं सकते हैं। आपको बेहतरीन स्पोर्ट्समैन जैसे सर ने कहा, शहजाद साहब ने कहा। इसके अलावा मैं आपको एक बताऊं, यहाँ एक चीज़ जो शहजाद साहब ने आपके सामने क्लियर नहीं की, मैं उसको ज़रा वो करता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से बहुत गहरा है। मैं सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। साहिर साहब, एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक बच्चा जब खेल के मैदान में अपने टैलेंट दिखाता है या उसका टैलेंट उभरता है, उसके अंदर एक माइंड सेट होता है कि मुझे इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि उसको सेलेक्ट भी हो जाता है, वो बॉक्सर, साइकिलिस्ट या फुटबॉलर, वो बाहर भी चला जाता है, वहाँ से वापस आकर वो बेरोजगार है, वो जॉबलेस है, उसको जॉब नहीं मिलता। अब ये एक ऐसा अलमिया है कि एक शख्स उसको इंटरनेशनल, वो ब्लेजर पहना हुआ है लेकिन पता चलता है कि वो जॉबलेस है। जब उसके पास चार्म खत्म हो जाए, जब एक खिलाड़ी के पास ये चार्म, देखिए एक टारगेट होता है ना, आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, हॉकी आप खेल रहे हैं, आप यहाँ से डॉजिंग करते हुए जाएंगे, आप उस गोल तक जाएंगे ना तो गोल होगा। ऐसा ही है। अच्छा, अगर वहाँ गोल ही उठा दिया जाए तो आप क्या घूमते रहेंगे। यही हो रहा है। हमारे खिलाड़ी जिनको जॉबलेस किया गया है, हमारे फुटबॉलरों को जॉबलेस किया गया है, हमारे फुटबॉलरों को के वो जितने इदारे थे, कोई इदारा अब ऐसा नहीं है जहाँ फुटबॉल की टीम के प्लेयर हों, वो नहीं है। इसी तरह साइकिलिंग के नहीं है, बॉक्सिंग के नहीं है, कोई इदारा उनको बिल्कुल, आप समझ लें कि वो बाहर से होके आते हैं बड़ी मेहनत से, उसका रिजल्ट जो है ना यहाँ आके वो क्या देंगे कि उनको जो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा।
तो सही। ये एक मायूसकुन अमल है जो गवर्नमेंट को इस पर सोच विचार करना चाहिए। और इसका कोई मसला भी नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी नहीं जाता। वो इदारों को बस पिनिंग करे कि भी आपको जो है ना हर साल 5 या 10 लड़के सेलेक्ट करने हैं, फुटबॉलर हों, क्रिकेटर हों, बॉक्सर हों, तमाम इदारों में उसका टैक्स बेनिफिट वो देते हैं गवर्नमेंट। ये रूल है, शुरू से होता रहा है, लेकिन अब नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू लियारी पर जारी है। इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रोई साहब, जी सर। बात हो रही थी, आपने कहा कि लियारी में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ वसाइल का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। अभी हम थोड़ा सा लियारी से भी निकलते हैं। ये जो इस रीजन का हवाला है, ख़ास तौर पे ये इस वक्त मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अरबाब इख्तियार भी और अरबाब इख्तिदार भी, वो जो बलोचों का एक एहसास महरूमी वाला हवाला है, उस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं, आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे, आप कोई राय देना चाहेंगे कि किस तरह इस मामले को और बेहतर किया जा सकता है? देखिए सर, बात यह है कि संजीदगी नहीं है। अच्छा। फ्रॉम द बिगनिंग अगर देखा जाए तो फ्रॉम द बिगनिंग अगर कायद अज़म और खान अफ़-ख़लात के टाइम से लेकर टिल नाउ, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बलोच कहीं नज़र आते ही नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ ज़ाहिरी हो रही है। वो अमली तौर पर वो एक हमारे बलोचों में एक एहसास महरूमी इस कदर बढ़ गया है, वो महसूस करते हैं। आप कराची से बाहर आप देखें, वो महसूस करते हैं कि हमसे रिवेंज लिया जा रहा है, हमसे बदला लिया जा रहा है। किस बात का? क्योंकि हमारे लोग बोलते हैं, हमारे लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे लोग पाकिस्तान के साथ जिस कदर मुखलिस रहे हैं, पाकिस्तान का एक सूबा भी इतना मुखलिस नहीं रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलोचों का पाकिस्तान से वही हवाला है जो बल्कि बाकियों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है बलोच। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो एहसास महरूमी पैदा हो गया, इसको खत्म करने के लिए क्या ट्रैक बिछाया जाए, क्या लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की जाए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए ना, सबसे पहली बात ये कि मैंने कहा कि संजीदगी नहीं है। जितनी मर्तबा हुकूमत ने नेगोशिएट किया है, इनके साथ बात की है, वो उससे मुनरिफ हुए हैं। देखिए ना, ट्रस्ट जब ख़त्म हो जाए, जब एतमाद को आप ख़त्म करते हैं, तो उसको दोबारा बहाल करना बहुत मुश्किल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह अभी मामलात को देखा है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है, तो कुछ तवक्कात हैं, कुछ बेहतरी की तरफ कोई इशारे आपको नजर नहीं आते क्या? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब नो डाउट के पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी शख्सियत, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है, मगर सवाल ये कि आसिफ जरदारी के इख्तियार में है। अच्छा। सवाल ये है कि बहैसियत सदर वो जो करना चाहते हैं उसको करना दिया जा रहा है कि नहीं, करना दिया जाएगा कि नहीं, सही, ये एक सवाल है। उनके पीछे जो लोग हैं, आया उसको वो काम करने देंगे या नहीं देंगे, ये एक अहम सवाल है। इसाक शहजाद साहब, क्या समझते हैं कि चीज़ें कैसे बेहतर की जाएंगी और कहाँ मसाइल हैं जिनकी आप निशानदेही करना चाहेंगे? साहिर साहब, बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान की सिचुएशन इस वक्त जो है वो बहुत गंभीर है। हमें दिखाया कुछ और जाता है, हालात कुछ और किस्म। सर, हमेशा से सरे आईना मेरा 19-20 के फर्क से वो कहते हैं ना कि सरे आईना मेरा अक्सर पसे आईना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ मामला कुछ इसी तरह का है। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ मिसिंग पर्सनस का जो मसला है, उसने वो इतना ज़्यादा जो है वो आज गंभीर हो गया है कि उसकी सोल्यूशन की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं है। लफाजी होती है, टेबल टॉक होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और आपस में बैठ के बरसर इक़्तिदार उसमें पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन आउटपुट नजर क्या आ रहा है? वो जो ये सारे काम जो कर रहे हैं, ये कोई बाहर के लोग थोड़ी कर रहे हैं। ये कश्मीर का वजीर आला थोड़ी लगाया हुआ है। वजीर आला तो बलूचिस्तान का बलोच है, जो वजीर है वो बलोच हैं। आप जो है वो अपने गिरेबानों में भी तो झांके ना वहां पे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वजीर आला बलूचिस्तान का वजीर आला बुगटी साहब है जनाब, ठीक है। बुगटी साहब जो है केयर टेकर में जो है
मिनिस्टर थे, जी हाँ, ठीक है, केयर टेकर का मिनिस्टर है और उसको जो है ये ऑफर दी जाती है कि आप जो है रिजाइन कर ले, आप इलेक्शन लड़े, आप वजीर आला बलूचिस्तान बन जाएंगे। दुल्हन वही जो पिया मन भाई जो आवाम ने वोट दी है, तो सर ये तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, फिर मसला ये है कि वो अवामी मैंडेट कहाँ चला गया? अवामी मैंडेट तो नहीं, अवामी मैंडेट का तो आप नाम ही नहीं ले सकते हम। वहाँ तो सिलेक्टेड लोग आ गए कि ABCD को लाना है, MNOP को लाना है। बात ये बन गई, जब वो लोग लाए गए तो वो किसकी पॉलिसी पर काम करेंगे? सर बात सवाल ये है कि जो लोग आए या लाए गए, जो भी मुंतखब हुए या मुंतखब कराए गए, वो सब बलोच हैं। बलोच का दर्द महसूस करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। मैंने कहा कोई लाइन ऑफ एक्शन तो ड्रॉ कीजिए, आप कोई बात बताइए, कोई ये ट्रैक बिछाएं। देखिए मैं आपसे ये अर्ज करूँ ना कि पहली बात ये है कि मिसिंग पर्सन का मसला हल करें आप, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में कितने आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं। मुआशी तौर पर बलूचिस्तान का एक आम मजदूर से लेकर एक ताजिर तक सब बेबस हो चुके हैं। आप बॉर्डर ट्रेड आपने बंद कर दिए, मिसिंग पर्सनस का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। फिर जो है क्या कहते हैं इसको कि ट्रेड के हवाले से मैं बात करूं, तुर्बत से एक गाड़ी निकलती है कराची के लिए, उसको 85 किस्म के जो है चेक पोस्टों पर रोक दिया जाता है। आपके पास ये गिलास है, या आप कहां से लाए हो? ये ईरान का है। आप कहेंगे जी मैं अपने बच्चों के लिए लाया, बोला ये तो गैर कानूनी है, इसको साइड कर दो। सवाल ये पैदा होता है कि वहां से एक बंदा जो है कराची आता है, अपने घर में या इलाज के लिए आता है, या अपने बच्चों के पास आता है, या अपने रिश्तेदारों के पास आता है, वो अगर कुछ सामान वहां से ले आते हैं तो वो सारे के सारे साइड हो जाते हैं कि नहीं ये गैर कानूनी है सारी चीजें। कोई ट्रेड जोन नहीं है बलूचिस्तान में। पूरे मकरान डिवीजन में आप देखें कितने ट्रेड जोन कायम किए आप। वहां सनतें वहां पर नहीं है, वहां पर रोजगार के जराए नहीं है, वहां पर तिजारत जो है शजरे ममनुआ बन गया है। बॉर्डर ट्रेड को आप नहीं छोड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें जो, तो फिर इंसान आया घास फूस से गुजारा करेगा वहां का बलोच घास फूस के अलावा कुछ और उसके ख्वाहिशात हैं या नहीं है? सर देखें, अब जहां तक अभी जो नई हुकूमत आने के बाद के मामलात हैं, कुछ देखा जा रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ। मैंने अभी महसूस किया कि जब आप कल्चर से दूर करते हैं नौजवानों को, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अभी मौजूदा हुकूमत जो बलूचिस्तान की है, उसके ताउन से, फेडरल गवर्नमेंट की रजामंदी से, कराची आर्ट्स काउंसिल, मोहम्मद अहमद शाह साहब भी एक डेलीगेशन लेकर गए बलूचिस्तान में और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, इसमें आप कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं? आप हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे कि भाई ये चीज़ें तो करना शुरू करें? आप 100 कोस आपने जाना है तो पहला कदम तो घर से बाहर निकालेंगे ना आप। कोई डिमांड मतलब नौजवानों के लिए और क्या क्या किया जाए वो बताइए। देखिए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि सबसे पहली बात ये है कि माशी तौर पर वहाँ का बलूचिस्तान आम बलोच को जो है आप माशी तौर पर उसको जो है आप इतने ज्यादा जो है सहूलतें दे दें। आपने कहा सनती जोन को जो है सनती जोन जरूरी है बलूचिस्तान में। आप मकरान डिवीजन में सनती जोन कायम करें। सीपेक के हवाले से आपने जितनी भी बातें की है, सीपेक के हवाले से जितनी भी जो है आपने कहा कि सहूलतें मिलेंगी, सीपेक के हवाले से गवादर को क्या मिल रहा है? गवादर पोर्ट में जो गवादर की बंदरगाह है वहाँ पर जो है कितने लोग वहाँ पर मकामी लोग काम कर रहे हैं? फिर सीपेक में कितने बलोच शामिल है? सीपेक में बलूचिस्तान के कितने लोग शामिल हैं? आप ये देखें। इसके बाद आप ये देखें कि बॉर्डर ट्रेड जो बलूचिस्तान का सबसे अहम नुक्ता है। आया बॉर्डर ट्रेड जो है वहाँ के लोगों के लिए ममनू है? आपकी बिजली, बलूचिस्तान की बिजली तो ईरान से आती है, इसको आप कबूल करने को तैयार हैं। आटा ईरान से आता है, घी, चावल, शक्कर वगैरह सारे ईरान से आती हैं। यहाँ से तो किसी जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। जब वो चीज़ें आप उन पर जो है पाबंदी लगा दोगे तो लोग कहेंगे क्या? लोगों को आप अगर वहाँ से मना कर रहे हो कि जी हम ये स्मगलिंग की जो है ये जो है ब्लैक मनी जो है जमा कर रहे हैं, अगर वो ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं तो फिर आप सीधा रास्ता दे दें उन्हें, सब कार्नर उन्हें दे दो।
उन्हें सहूलतें दे दो, उन्हें इंडस्ट्रियल जोन कायम करें। आप ये सारी चीजें करोगे, खुद ब खुद बलूचिस्तान का मसला हल होगा। बिल्कुल ठीक है। आपका हमारा नौजवान जो है, एक आम बलोच जो है, वो बेरोजगार है, सारा दिन जो है वो किसी होटल पे बैठा हुआ है, किसी बाहर किसी चबूतरे पे बैठा हो। आप वो क्या सोचेगा जो है अपने मुतल्लिक, अपने कौम के मुतल्लिक और अपने घर के मुतल्लिक? बिल्कुल सही, सोच तो महदूद हो जाएगी। बिल्कुल सही है। ब्रोई साहब बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है साख शहजाद साहब ने कि बेरोजगारी जो है वो बहुत सारे मसाइल को, मामलात को जन्म देती है। एक अलमिया ये रहा है, एक बड़ा क्या कहना चाहिए, एक नासूर हवाला है। मनशियात का जो इस्तेमाल है वो उन एरियाज में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और बहुत सारे पिछले मामलात जो हैं वो कुछ अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े। ये सारी चीज़ें अब कंट्रोल में हैं? नहीं, कंट्रोल करने के लिए कोई संजीदे नहीं है। अच्छा, देखें, जब तक आप ड्रग्स सेलर को पनिश नहीं करेंगे, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग को ब्रेक नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत इस पे बहुत जोर दे रही है, इसके खात्मे के लिए अब काम शुरू हुआ है। नहीं शायर साहब, देखें ना, जोर देना अलग बात है, अमली तौर पर कुछ करके दिखाना और चीज़ है। देखिए, मैं आपको बताऊँ भाई, इसको फांसी दे दो, सवाल है इसको फांसी दे दो, मगर सवाल ये कि फांसी दी गई कि नहीं, दो बातें ना। दे दो के लफ्ज और है, दी गई कि नहीं। बिल्कुल यहाँ आके ये मामला आता है। जैसे आपने कहा ना ड्रग्स के हवाले से, देखिए पाकिस्तान को, इसको इस वक्त स्पेशली बलूचिस्तान को बिल्कुल एक कहना चाहिए ना, एक प्लानिंग के तहत मंशियात का घर बनाया जा रहा है। कब से इब्तिदा होती है ये कुछ डालेंगे पीछे, जाएंगे कुछ माजी में? उसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ अभी, और उसके असरात आस्ते आस्ते कराची में भी आ गए हैं, आपने देखा होगा। ये मनशियात वाला खेल जो है वो अरसा 20 साल 30 साल 40 साल नहीं। देखिए, ड्रग सेलर जो है ना वो तो पुराने हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह अभी जो हो रहा है ये इसको अभी आप सभी 5-6 साल हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, 5 से साल का सर, ये देखें जो मनशियात का वाला है, इसमें 10 साल आप कह सकते हैं। हाँ सर, इसमें यह है कि जनरल जिया के दौर में, जी जनरल जिया के दौर यानी में 1977 78 79 80 से शुरू कर लें आप, जब वो वॉर शुरू हुई है। उसमें हमें दो चीजें तोहफतन मिली है ना, अफगान वार के हवाले से। ठीक है, एक ड्रग्स मिला, ठीक है, दूसरा क्लाशनकोव कल्चर, AK-47 मिला हमें, AK-47 कह लें आप, ठीक है, क्लाशनकोव हमें मिला। तो अब ये है कि वो दोनों जब हमें मिले, उसके एवज जो है हमें कोई इमदाद मिला, कोई चीज़ मिली, उस पर मैं जाने को नहीं जाऊँगा। ड्रग्स जब आया उस दौर में, उसके साथ क्लाशनकोव भी आया, ये दोनों आपस में मिल गए, और जहाँ गुर्बत हुई, जहाँ पर गुरबा रहे, जहाँ पर मुफलिस रहे, पुअर रहे, वहाँ पर उन्होंने अपने अड्डे जमा कर, वहाँ पर जम गए, और फिर इल्ले का नाम उन्होंने नहीं लिया। आज कैफियत यह है कि मैं बलोच के हवाले से अगर बात करूँ ना आपको, कि जहाँ जहाँ इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में, इस अर्ज़ वतन में बलोच रहता है, उसके साथ मंशियात जुड़ा हुआ है। मंशियात को उससे अलग नहीं, कैसे जोड़ दिया गया, उसके साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ा हुआ नहीं, वो क्या है, वो कराची हो, कराची में आपको डिफेंस में नहीं मिलेगा, मंशियात इरवन नहीं मिलेगा। लियारी को मुतासिर किया गया, गोलीमार को मुतासिर किया गया, मलीर को मुतासिर किया गया, मारीपुर को मुतासिर किया गया। यह इलाके जहां हम रहते हैं वहां यह हमारे साथ जोड़ दिया गया, इसे नथी कर दी गई हमारे साथ इसे। फिर इसके बाद आप पीछे आगे मस्जिद जाएं, हैदराबाद में जहां हम रहते हैं वहां पर आपको ये नासूर मिलेगा। सिंध के अंदरून सिंध में जहां हम हैं वहां पर ये हमारे साथ मुंसलिक है, पंजाब के अंदर ये हमारे साथ मुंसलिक है, बलूचिस्तान में हमारे साथ मुंसलिक है, और जानबूझकर ये सारा कुछ किया जा रहा है हमारे साथ। साहब, बड़ी अहम नुकता, लियारी और बलोच और बलोचिस्तान, ये सारे मामलात। अच्छा, ये हवाला जो है ना, ये मनशियात और अंडरवर्ल्ड और लड़ाई झगड़े से जोड़ दिया गया है, जुड़ा। अब इस मसले का हल क्या होगा, रोकेंगे कैसे, रोकथाम कैसे करेंगे, ये सारी सूरत हाल जो है ये जानने की है। देखिए, इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि वो लोग जो हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, या उसको आप सेलेक्टेड नुमाइंदे कह दें, सॉरी टू से, इलेक्टेड नुमाइंदे, अब तो ये आम लफ्ज़ है, इलेक्टेड या सेलेक्टेड की बात ही चल रही है। बात ये है कि पहले तो इनको चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर आवाज़ उठाएं, ठीक है, कि इसका रोकथाम कैसे होगा। देखें, कानूनी तरीका तो ये कि कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा मामला, उसको आप पार्लियामेंट से बाहर हल नहीं कर सकते।
पार्लियामेंट के अंदर इन 2-4 इश्यूज पे आप इसको बिल्कुल डिसाइड करें कि भी ड्रग सेलर्स को ड्रग की एंट्री टोटल बैंड कर दें। आप उसके बाद ये जो लोग हैं जो ड्रग यूज़र हैं, ये तो पेशेंट हैं। ड्रग यूज़र दे आर पेशेंट, अदरवाइज दे आर नथिंग। वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वो ड्रग जो सेलर हैं, वो जो ड्रग्स जो मैनिपुलेट करते हैं, जो बनाते हैं, उनको आपने खुली छूट दी हुई है कि वो पूरे स्टेट के ऊपर रूल कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बातों में एक चीज़ में, और सर मेरे ख्याल में वो एक तरह इशारा कर दें, देखें हमने एक बात जो है ना बातों में इसमें हो क्या कि एक ज़माने में चूँकि बलोच इत्तेहाद तहरीक का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची में और इस सर्विसेज के हवाले से, 1980 ये जब ज़िया-उल-हक के दौर में गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर था, सोहराब गोट मंशियार का घर था अफगान माजरी का, आपके इल्म में ऑपरेशन भी हुआ सर, आपको मैं सही कह रहा हूँ। ये हुआ ये कि उस वक़्त उन्होंने ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या निकला, जो टोटल ड्रग सेलर और जो मेन जो सेल्स होल्डर हैं, उनकी जो सेफ जगह वो लियारी करार दे दी गई। वहाँ से वो निकल के यहाँ आ गए। अच्छा, यहाँ जब आ गए, यहाँ उनको रेजिस्ट करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन बलूच इत्तेहाद था। सही। इन दोनों चीज़ों के क्लाशनकोफ कल्चर और मंशियात के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। सही। और गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमने मुसलसल हम उसका रिजल्ट गवर्नमेंट से फरियाद करते रहे। फिर हम एक चंद साल बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम स्टेट से नहीं लड़ सकते। हमने फिर क्या किया कि वो जो हमने एक प्लान किया, हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। ठीक। सेंटर्स कायम किए, तालीमी इदारे कायम किए, कुछ ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट की जो फाइनेंशियली साउंड थे कि आप अस्पताल बनाएं, इन यूज़र को आप ट्रीटमेंट कराएं फ्री। ऐसे दीनी मदरसे थे जहां हमारे लोग गए कि भी आप इन बच्चों को वहाँ इलाज कराएं। और बहुत से घर तबाह हो गए, बहुत सी माएँ बर्बाद हो गई, बहुत से शोहर जो है उन्होंने वो यूज़ करने लगे, जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए हमने जो काम किया वो उसका यही तरीका है। ज़ाहिर है हम अब हम स्टेट से तो नहीं लड़ सकते। नहीं। और फिर दूसरी बात ये कि आप अपनी मदद आपके तहत इतना ही कर सकते हैं जितना आपकी बिसात में होता है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इसाक शहजाद साहब, सारे मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, सारे मसाइल डिस्कस होते रहेंगे। लियारी बलोच मसाइल ये बिल्कुल अपनी जगह है। ये बात आज हम अपने इस प्रोग्राम में तय करके उठ रहे हैं कि लियारी और बलोच का हवाला जो है वो मनशियात और कलाशनकोफ नहीं था, नहीं है। अच्छी बातें करते हैं। लियारी में अच्छा क्या है और अच्छा कैसे किया जा सकता है, माहीगीरी की सनत को फ़रोग़ कैसे दिया जा सकता है, जो बेसिक हवाला है वहाँ का। इसके अलावा जो अतराफ़ के हैं, मलीर है, लियारी है, ये कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, अच्छी बातें कैसे की जा सकती हैं। आवाम को ये भी तो बताएं कि अच्छा क्या है। साहिर साहब, बात यह है कि आप अच्छाई की बात करें, अच्छा क्या है, तो बेसिक बात यह है कि एजुकेशन को हम प्रमोट करें। एक दूसरे एजुकेशन के हवाले से जो दूसरे उसके ब्रांचेस जो हैं, एजुकेशन के हवाले से जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को हम आगे ले आएं। सही। जिसमें सबसे अहम जो है आपकी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं। यहाँ मैं एक नुक्ता आपके सामने जो है लाना चाहता हूँ कि मलीर एक्सप्रेसवे जो आली में जो उस पर काम हो रहा है, ये जाम सादिक पुल से लेकर जो है काठौर तक जो है, ये कोई 39 किलोमीटर का जो है इनका एक तवील जो है एक सड़क बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रही है। तो उसमें जो है एक हमारी एक लाइब्रेरी जो है आ रही है, सैयद हाशमी रिसर्च लाइब्रेरी, ये मलीर में वाक़ है। ये है कि वो एक रेफरेंस लाइब्रेरी है। उसमें लोग पीएचडी करने के लिए वहाँ बैठ के अपनी पीएचडी की थीसिस मुकम्मल करते हैं। बलोच और बलोच सकाफत, बलोच रस्म व रवाज, बलोच तारीख के हवाले से वहाँ तकरीबन कोई 14-15 हज़ार किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। सही। उस लाइब्रेरी को मलीर एक्सप्रेसवे का जो पहला नक्शा बनाया गया था, उसमें उस लाइब्रेरी का कहीं पर जिक्र मौजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने उस नक्शे को जो है साइड में कर दिया, एक नया दूसरा नक्शा वो सामने ले आए।
और उसमें वो जो लाइब्रेरी है उसको एनक्रोचमेंट की जद में ला रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अपनी मदद आपके तहत जब इदारे कायम किए जाते हैं तो हुकूमत की तरफ से यह होना चाहिए कि उन इदारों की हौसला अफजाई किया जाए, ठीक है, वहां से लोग जो है मुस्तफीद हो जाएं। लेकिन यहाँ अलमिया यह है कि वो इदारा जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है उस इदारे को मस्मार करने के लिए जो है मलिर एक्सप्रेस वे का जो रास्ता है और जो सड़क है उसको इसी तरफ लाए जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने ये जिक्र किया भी था कि जो मामलात हैं वो नीचे के जो उम्माले हुकूमत है वो खराब करते हैं, उनको कोई इदराक नहीं होता, कोई सेंस नहीं है उनको कि ये मामलात जो हैं वो कितने अहम और कितने सेंसिटिव हो सकते हैं। वो जो सवाल इसाफ शहजाद साहब से किया था वही दोहरा दूंगा कि बेहतरी कहाँ है उसका थोड़ा सा जिक्र करें। और ये जो फिशिंग वाला मामला, मैंने कहा कि माहीगीरी की सनत को फ़रोग देने के लिए क्या डेवलपमेंट और हो सकती हैं जो बुनियाद थी इस खित्ते की। देखें, सबसे पहली बात है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान सबसे बड़ा माहीगीरी की सनत सब बलूचिस्तान से, ऐसा ही है। जीवनी से आपने बिल्कुल बिल्कुल कराची का छोटा सा इलाका जो यहाँ से निकलता है, अगर यहाँ पर वो सनतें कायम की जाएं, मैं समझता हूँ फिशिंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से अब तक कोई सनत है ही नहीं। अच्छा, कायम ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा काम है। देखें ना, माहीगीरी की सनत जो है वो एक छोटी सनत नहीं है। एक बात, दूसरी, बलूचिस्तान के अंदर एक ज़माने में बहुत से ऐसे इलाके, इस तरफ आप आ जाएं, ये सोनमियानी की तरफ, यहाँ बहुत से छोटे छोटे फार्म जो 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 सी फूड के जो छोटे छोटे मछलियाँ आती हैं, इनको खुश करके बैरूनी मुल्क भेज देते हैं। सही, वो काम भी ख़त्म हो रहा है। इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर देखो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरजमीन जो है ना बलूचिस्तान के पास है, कोई शक नहीं। आबादी सबसे ज़्यादा कम है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं होगी अगर देखा जाए बलूचिस्तान की। अगर बाहर के लोगों को मिला दिया जाए तो भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, कुछ वहाँ के MNA MPA से कभी बात होती है तो वो बताते हैं कि मंसूर बड़े फासलों पर आबादियाँ हैं और कौमी असम्बली का हल्का जैसे बहुत बड़ा है। सही, बड़ा इसीलिए है कि देखें ना, इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर बहुत ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, टैक्स फ्री जोन बनाए। अभी मुझे एक बयान याद आ रहा है, मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब का था कि शायद वो पानी का उन्होंने कोई इशू कहा था कि सिर्फ बलूचिस्तान को पानी फराहम कर दो तो ज़राई मामला बेहतर हो जाते हैं, इस तरह का कोई स्टेटमेंट था। देखें, मैं बाहर के मुल्क में मैंने बहुत सी ऐसी जगह देखें, वहाँ नहरें नहीं हैं, ठीक है, दरिया नहीं है, पानी कहाँ से आता है। मतलब मैं मक्का में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा, पूछा कि पानी, तो समंदर के पानी को कैसे वो मीठा करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट के साथ। बिल्कुल, प्लांट लगे हुए हैं। हमारे पास यहाँ बलूचिस्तान में ज़मीनें बहुत हैं, क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। हाँ। मगर सवाल ये कि करना नहीं चाहते। सही, करना नहीं चाहते हैं। अगर करेंगे सपोज, उसके लिए अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये कार खैर बाहर के किसी मुल्क को कहें, वो भी करेगा फ्री ऑफ कास्ट, आपको फ्री वो करने देगा, लेकिन उसको भी करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वही नीचे के लोग, हमें क्या मिलेगा। हाँ, ये असल में नुक्ता पाकिस्तान की तबाही में इस एक जुमले ने बड़ा अहम रोल अदा किया कि हमारे लिए क्या है, हमें क्या मिलेगा। मेरी एक ज़माने में कोयटा में एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो मतलब दोस्त मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, उसने मुझे बताया कि सर हम लोग जो है कोयटा आए एक दोस्त के साथ, वो हंगरी से पता नहीं कहाँ से आया हुआ था, हंगरी से, हाँ, पाकिस्तानी था। अच्छा। उसने यहाँ सर्वे किया, उसने कहा यार यहाँ का सीवरेज सिस्टम सही नहीं है। इसने जाके उसको, वो इंजीनियर था, उसने बनाया सारा। आपको मालूम है, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उन्होंने उस NGO से कहा, यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लिया, सब कुछ किया कि हम कोई 1 रुपया भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से नहीं लेंगे और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पूरा करेंगे। यहाँ सीवरेज सिस्टम, जो शहर के अतराफ में जो आबादियाँ हैं, उनको हम जदीद तरीके से सीवरेज का सिस्टम देंगे। उन्होंने काम शुरू किया, कोई महीना भी नहीं हुआ, काम बंद करा दिया गया। उन लोगों की पूरी टीम को उठा के CM हाउस से ले जाया गया, वहाँ उनसे पूछा गया कि भी आप किसके कहने पे? उन्होंने कहा हमारे पास तो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन है। कहते हैं हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा भी आप परमिशन देते हैं। कहते नहीं, आप काम बंद करते हैं, हमारा हिस्से दिए बगैर आप कैसे काम करेंगे? अल्लाह अकबर। वो काम वाइंड अप करके चले गए।
वो काम वाइंड अप करके चले गए। तो ये कैसे होगा? आज आप मुझे बताएं, हमने कभी नहीं सुना था कि हमारे इस 3-3.5-4 करोड़ की आबादी के लोगों ने पानी खरीदा हो पीने के लिए। आज एक एक घर में पानी खरीद के पिया जा रहा है, जबकि समंदर हमारे साथ है, दरियाएं हमारे साथ हैं। हाँ, समंदर के किनारे रहने वाले प्यासे हैं। नहरें थी कराची में, कराची के पहाड़ तबाह हो गए, कराची की नहरें तबाह हो गई, कराची के सिस्टम स्ट्रक्चर, वो आबादी की भरमार, इस कदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक जुमला वजीर आजम साहब का मुझे समझ में आता है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत करेगी, ये जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, कारोबारों में शरीक हैं, इदारे चला रहे हैं, तबाह हो गया PIA, तबाह हो गई स्टील मिल, और इदारे नाम गिनते चले जाएं, बताते चले जाएं। ऐसा कहीं फील होता है कि ये आखिरी बार है। अगर इस बार भी अगर आपने अपनी समत दुरुस्त नहीं की, यानी हुकूमत जिस ट्रैक पर आई है, अगर ये सीधी नहीं चलेगी तो मुल्क और शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। खाकम बदान, कुछ उम्मीद, मैंने कहा कि कुछ अच्छा है लियारी में, कुछ अच्छा है बलूचों में, कुछ उसका भी जिक्र हो जाए। देखिए, पहले तो मंसूर साहब ये आप लिख लो, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बनाया गया है। जिंदाबाद। पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान कायम रहेगा। ये हमारे जो इख्तलाफात हैं, बलूच, पठान, पंजाबी, ये इसकी सानवी हैसियत है, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो खित्ता है, इसकी हिफाजत हमारा रब कर रहा है। बेशक। जिस तरह हमारे एस्टेब्लिशमेंट के करतूत हैं, जिस तरह हमारे सियासतदानों के करतूत हैं, जिस तरह XYZ सबके सब कोई, मतलब वो जो तोल रहा है, आलू तोल रहा है या कोई भिंडी तोल रहा है, वो भी डंडी मार रहा है। पब्लिक बेराह रवैये का शिकार हो गई है, बदअखलाकी। जी हाँ, जी हाँ। आपको पता है एक जमाने में क्या कहा जाता था, आपको शायद मालूम होगा कि हमने बहुत से ऐसे लोगों से कहा कि अरे भाई, तुम्हें अगर कुछ सीखना है पहले जाके कराची में 1 महीना रह लो, ऐसा ही था, फिर आके आ जाओ, कुछ करो। हाँ। आज सूरत हाल है कि यहाँ लोग बदअखलाक होके जा रहे हैं, तबाह कर दिया। अच्छा, कराची का प्रॉब्लम भी शायद कुछ यही रहा है, कराची का प्रॉब्लम भी शायद कुछ यही रहा है कि पूरी दुनिया के जो हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन कहला सकते हैं। मैंने एक सर्वे किया था जब मैं कौमी अखबार में था, तो पता चला था कि 40 मुल्कों के लोग, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, XYZ यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी आज की हमारी जो गुफ्तगू थी उससे वाज़े तौर पर एक बात जो नाज़रीन कराम हमारे सामने आई, वो ये आई कि हुकूमत और नीचे के जो अफसरान हैं, ये अगर एक पेज पर आ जाएं तो मसाइल ऐसे नहीं हैं कि जो हल ना किए जा सकें। सिर्फ आपको अपनी नीयतों को ठीक करना होगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।